हेलो दोस्तों, आप सबका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान अंतर्गत इतिहास विषय का तीसरा चैप्टर जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। दोस्तों, भूमंडलीकृत को हम लोग आम भाषा में ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण कहते हैं। तो किस तरह से जो दुनिया है, आज हम लोग जिस विश्व में जिस युग में रह रहे हैं, आज दुनिया कैसे एक ग्लोबल वर्ल्ड बन गया। आज हम लोग कहते हैं ना ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। तो किस तरह से ग्लोबल वर्ल्ड बना, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, है ना। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि अच्छा हम लोग ग्लोबलाइजेशन जो कहते हैं या वैश्वीकरण जो कहते हैं, कैसे दुनिया भूमंडलीकृत हुआ, भूमंडलीकृत हुआ, कैसे वैश्वीकरण में परिवर्तित हुआ। क्या पहले ऐसा था, है ना। क्या पहले इस तरह नहीं था, तो बनने में क्या प्रोसेस हुए, किन किन बातों में कौन कौन सा चरण हुआ, इन सारे चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें हम लोग पार्ट वाइज पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल में बने रहें और इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से शेयर भी करना है, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करना है। दूसरी और एक चीज बात यहाँ बता देना चाहेंगे दोस्तों, शुरुआत में ही, कि जो चीज आपको लगता है कि हमको पूछना चाहिए या समझ में नहीं आता है या कुछ और फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं उस वैश्वीकरण की ओर जिसमें आज हम लोग रह रहे हैं। तो पहले हम लोग आज का बात देखते हैं कि आज क्या है। तो वर्तमान समय में दोस्तों, वर्तमान समय में सभी देश एक दूसरे से बहुत अधिक से जुड़े हुए हैं, है ना। यानी कि दुनिया के जितने देश हैं, सभी देश आज एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये बहुत अधिक रूप से कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा। तो कैसे कनेक्टेड है आप देखेंगे किन किन मायनों में है। तो व्यापार और व्यवसाय में कनेक्टेड है, व्यापार और व्यवसाय में, प्रौद्योगिकी और विचारों से, यानी कि आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। आज हम लोग हर तरह के, देखिए आज भारत में भी हम लोग चाइनीज टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज कर रहे हैं, मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें। दूसरा क्या है, लोगों के मुक्त आवाजाही, है ना। लोग एक जगह से दूसरे जगह जब चाहे जा सकते हैं। लोग एक जगह से दूसरे जगह जैसे चाहे तुरंत आना जाना कर सकते हैं। यानी कि वैश्वीकरण को हम कह सकते हैं कि आज दुनिया एक बड़ा गांव बन गया। दुनिया क्या हो गया, एक बड़ा गांव हो गया। जैसे एक गांव से दूसरे गांव, हम तो एक गांव के एक कोने से दूसरे कोने हम तुरंत जा सकते हैं, उसी तरह से, है ना। तो ये सारी चीजें का प्रभाव आज हम लोग देख सकते हैं। उसी तरह माल या वस्तुओं का आयात निर्यात, जैसे हम देखेंगे कि हम जो आज वस्तुएं जो यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे वो भोजन हो या क्लॉथिंग हो या फिर टेक्नोलॉजी हो, हम देखेंगे कि वो सिर्फ हमारे देश का ही हम यूज नहीं करते हैं, बल्कि आप कई बार देखे होंगे कि मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान, इन सारी चीजों को आप देखे होंगे, है ना। आप यूज भी किए होंगे। तो कैसे वहां के वस्तुएं यहाँ पहुंच रहा है, किस तरह से ये सारी चीजें हो रही है। तो आज हम कह सकते हैं कि हम आज जो है वैश्वीकरण के युग में रह रहे हैं। यानी कि हम लोग जो प्रेजेंट समय में जो जी रहे हैं, रह रहे हैं, ये ग्लोबलाइजेशन का टाइम है दोस्तों। क्या टाइम है, वैश्वीकरण का या ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। और इसी वैश्वीकरण को कहते हैं भूमंडलीकृत। तो ये जो वैश्वीकरण की शुरुआत हुई, ये जो वैश्वीकरण में हम आज पहुंचे हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं गुजरी है, उन सारी बातों को हम चलेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। अगला हम देखते हैं कि आज जैसे मैंने कहा कि जो वैश्वीकरण में हम लोग रह रहे हैं, तो वैश्वीकरण से पहले, यानी कि जो वैश्वीकरण हुई, आज जिस तरह हम लोग ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम लोग रह रहे हैं, इससे पहले की दुनिया कैसी थी जब वैश्वीकरण का उदय नहीं हो रहा था। तो क्या वहां पे व्यापार नहीं हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, है ना। हजारों साल पहले भी आप देखेंगे, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और व्यापार करते थे, है ना। व्यापार भी करते थे और एक जगह से दूसरे जगह भी जाते थे।
लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि वैश्वीकरण जो है अत्यधिक उभरा है ना, यानी कि इतना ज्यादा तेज हो गया ये वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, कि तुरंत एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जैसे कि ये देखेंगे पहले सामान्य विश्व जो था, है ना, जिसको सामान्य यानी कि वैश्वीकरण से पहले के विश्व को हम सामान्य विश्व कह रहे हैं, और वैश्वीकरण के बाद जो है भूमंडलीकृत या ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड या ग्लोबल वर्ल्ड जो बना, वैश्वीकरण, है ना। तो ये कैसे बना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे सामान्य विश्व वैश्वीकरण में बदल गया, है ना, या भूमंडलीकृत विश्व में बदल गया, या ग्लोबलाइजेशन में बदल गया, इस पे हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों जाने से पहले थोड़ा एक चीज और यहाँ पे कहेंगे, जैसे आपका बुक में दिया हुआ पहला जो है आधुनिक युग से पहले, लेकिन इससे हम लोग पहले जानते हैं, आधुनिक युग से पहले के बारे में जानने से पहले थोड़ा समझते हैं कि वैश्वीकरण कहते क्या है, क्योंकि इसमें प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है 2 नंबर या 3 नंबर का, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो वहां हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्रों में वस्तुओं, पूंजी, सेवाओं, विचारों और लोगों के आवागमन, आवागमन को कहते हैं प्रवाह, को वैश्वीकरण कहा जाता है ना दोस्तों। यानी कि भारत में जैसे जो भी वस्तुएं हैं जो भारत में उत्पादित हो रही है, ये यहाँ से दूसरे देशों में, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, वहां बिक रहा है, और वहां की वस्तुएं भारत में आ रहा है। जैसे हम लोग नूडल्स वगैरह खाते हैं, चाउमीन बड़ी प्यार से डेली, है ना, तो ये क्या है, वहां के हैं। तो वो सारे चीजों को हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण, वस्तुओं का आवागमन, आप देख सकते हैं। दूसरा पूंजी का आवागमन, जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि पूंजी का आवागमन कैसे होता है। आप सुने होंगे कि बहुत सारी कंपनियां जो है वो आकर के हमारे भारत देश में अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो फैक्ट्री जब लगाएंगे तो वो बिना पैसे का नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि वो आके यहाँ पे पूंजी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसी तरह से भारत के भी जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जैसे अंबानी वगैरह की हम बात करें, तो जिनका नेटवर्क यानी कि जिनकी व्यापार पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो ये भी अपनी पूंजी को दूसरे देशों में इन्वेस्ट करता है, तो पूंजी का भी आवागमन होता है। तीसरा हम बात करते हैं दोस्तों सेवाओं की। सेवाओं की मतलब कि जो प्रोडक्ट है, चाहे टेक्नोलॉजी है या जो भी चीज है, वो सारे चीज अगर बात करते हैं तो उसकी भी आवागमन जो होती है एक देश दूसरे देश के, तो यहाँ सेवाओं का भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों विचारों की, कि विचारों का आवागमन कैसे होता है, विचार एक देश से दूसरे देश कैसे जाता है। तो दोस्तों जब लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो वो अपने साथ क्या, अपने विचार को भी लेके जाते हैं, अपनी इस खोपड़ी को भी लेके जाते हैं, है ना। तो जब इस खोपड़ी को लेके जाते हैं, खोपड़ी के अंतर्गत उनके जो विचार है, जो आइडियाज है, वो तो वहां लगाएंगे ना। तो इसीलिए कहते हैं कि विचारों का आवागमन। उसी तरह से लोगों का आवागमन का हम बात करते हैं दोस्तों, कि लोगों का प्रवाह कैसे होता है, लोगों का आवागमन। तो इसका मतलब यह है कि लोग काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश जाते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं आवागमन। जैसे आप देखेंगे कि हमारे इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग सऊदी अरबिया में जाके रहते हैं, या गल्फ कंट्रीज में जाके रहते हैं, है ना, या पंजाब तरफ के ज्यादातर लोग देखेंगे कि वो कनाडा में जाके बसे हुए हैं। तो ये लोग किस लिए, क्योंकि अपने क्या बोलते हैं, नौकरी या व्यवसाय के लिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं। तो इसको कहते हैं लोगों का आवागमन। उसी तरह से भारत में भी बहुत सारे विदेशी लोग आप देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे लोग कैसे आते हैं, एक तो काम की तलाश से, दूसरा घूमने फिरने के वजह से, है ना, टूरिस्ट बहुत सारा आते हैं, तीसरा व्यापारी आते हैं, उसके साथ और क्या आते हैं, बहुत सारे कोई आते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। तो ये सारी चीज क्या हो गया, लोगों का आवागमन। तो आज इस वैश्वीकरण में इन सारे चीजों को आप देखेंगे कि बहुत तेजी से आवागमन हो रही है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं कि आधुनिक युग से पहले, यानी कि जो वर्तमान युग है, इससे पहले कैसे कैसे हुआ और यहाँ कैसे पहुंचा। तो हम देखेंगे प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए, या उत्पीड़न व यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर
जाते थे। यानी कि हम देखेंगे कि प्राचीन समय से ही, आज से हजारों साल पहले, है ना, से ही लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। किस लिए जाते थे? तो बहुत सारे लोग व्यापार करने जाते थे। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें एकदम शुरू में, तो वहां भी लोग जाते थे व्यापार करने। भले इतने व्यापक दायरा नहीं था, लेकिन व्यापार तो होती थी ना। उसी तरह से आप देखेंगे पुजारी लोग एक जगह से दूसरे जगह, तीर्थ यात्री भी देखेंगे कि एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। जैसे आप पढ़े होंगे या जानते होंगे फैन सांग के बारे में, जो चीनी यात्री थे, भारत आए थे, है ना। उसी तरह फाहियान के बारे में सुने होंगे। उसी तरह इब्न बतूता के बारे में सुने होंगे, है ना, जो भारत आए थे। तो ये तीर्थ यात्री किसके वजह से आते थे? या तो ज्ञान के वजह से, या अवसरों और आध्यात्मिक शांति को उत्पन्न के लिए। यानी कि कहने का मतलब है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते थे। ठीक है। अपनी यात्राओं में यह लोग तरह तरह की चीजें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते थे। देखिए दोस्तों, जब ये लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते थे, है ना, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, तो अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेके चलते थे। जैसे पैसा, क्योंकि दूसरे जगह काम पड़ेगा। मूल्य मान्यताएं, जैसे मेरा जो मूल्य है, जो विचार है, मेरा जो ट्रेडिशनल परिवार से जो मूल्य मान्यताएं मिला, उनको तो हम लेके चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं, है ना। उसके साथ हुनर है ना, हर लोगों की अपनी अपनी हुनर, यानी कि स्किल्स। हुनर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्किल्स, कोई काम करने की, है ना, वो लेके साथ चलते थे। विचार, अपनी इस खोपड़ी को लेके साथ में चलना, खोपड़ी के अंदर आइडियाज, विचार। उसी तरह आविष्कार, है ना। और साथ ही साथ बीमारियां, जो शरीर में बीमारियां, जब आदमी जा रहा है, शरीर जा रहा है, तो बीमारी तो जाएगा ना जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें साथ में लेके चलते थे। तो अब हम लोग देखते हैं, जब साथ में ये लोग चलते थे, आगे देखेंगे कि जैसे मैंने कहा कि व्यापार के लिए बहुत सारे लोग जैसे व्यापार के लिए चलते थे, या और किसी वजह से, है ना, तीर्थयात्री, ज्ञान, अवसर के लिए। वर्तमान समय में भी हमें इसका साक्ष्य मिला है कि लोग जाते थे। जैसे प्राचीन काल में व्यापारिक संबंधों के कई साक्ष्य मिले हैं। जैसे मालदीव के नीचे जो ये मालदीव में, ये मालदीव के समुद्री किनारे में ये जो कोड़ी मिलता था, है ना, कोड़ी, इसको समुद्री सिपियां भी कहते हैं या कोड़ी भी कहते थे। इस कोड़ी का प्रयोग व्यापार में होता था, है ना, व्यापार के लिए होता था। किसके रूप में? तो मुद्रा के रूप में। मुद्रा मतलब पैसा, जैसे यहाँ मुद्रा देख रहे हैं। तो उस समय तो ये मुद्रा तो था नहीं, मुद्राएं तो थी नहीं, तो क्या थी? कोड़ी, है ना, कोड़ी था। इसका मुद्रा के रूप में व्यापार होता था, प्रयोग होता था। इसीलिए आज भी आप देखेंगे बहुत जगह हमारे भारत में ये कहावत है कि तुमको एक फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे, फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे, या मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। ये कहावत आज भी देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि व्यापार वगैरह में जो मुद्रा के रूप में प्रयोग होता था, ये कौड़ी का प्रयोग होता था, जिसको समुद्री सीपियां भी कहते थे। और इसका आपका जो साक्ष्य मिले, ये चीन, है ना, अफ्रीका, इन सब देशों में आप देखेंगे इसका साक्ष्य मिला है। इसके अलावा प्राचीन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कई और भी अन्य उदाहरण मिले हैं। ये तो है ही, इसके अलावा भी कई और सारे उदाहरण मिले हैं। अगला हम लोग बात करते हैं, जब लोग जाते थे एक जगह से दूसरे जगह, तो जाने का कोई मार्ग तो होगा, है ना, कोई भी जाने का कोई मार्ग तो होगा। जैसे, तो उस मार्ग को सिल्क रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके बुक में दिया हुआ है, सिल्क रूट। ये दोस्तों आप जो देख रहे हैं इस नक्शा में, इस मैप में, ये जितना है ये सिल्क रूट है। और सिल्क रूट कोई एक रूट नहीं था, है ना। कहेंगे कि एक रास्ता इधर से, सॉरी, है ना, कहेंगे कि एक रास्ता इधर से इधर चला गया, ये सिल्क रूट नहीं। सिल्क रूट का जो है अपने आप में बहुत सारे मार्गों का एक जाल था, बहुत सारे मार्गों का एक जाल था, जिसको सिल्क रोड कहते थे। और ये जो सिल्क रोड था, ये आप देखेंगे कि देखिए भारत भी जुड़ा हुआ है ना, अफ्रीका भी जुड़ा हुआ है, एशिया भी जुड़ा हुआ है, यूरोप भी जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये बहुत सारे देशों को जोड़ते थे। आप देखेंगे रेशम मार्ग प्राचीन व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क था, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता था, है ना। रेशम मार्ग ईसाई युग से पहले, ईसाई युग से पहले का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले से लेकर 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था, है ना दोस्तों, 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था।
इस मार्ग से बहुत सी वस्तुओं का आवागमन होता था, यानी कि आना जानी होता था, जैसे चीनी पोट्री, कपड़े, मसाले, जैसे भारत से मसाले वगैरह का जो निर्यात होता था, है ना। तो इन सारी चीजों का इसी मार्ग से व्यापार होते थे। इस मार्ग से चीनी रेशम या सिल्क, है ना, चीनी रेशम सिल्क पश्चिम में भेजी जाती थी, इसलिए इस मार्ग इसे रेशम मार्ग सिल्क रूट दिया गया, नाम दिया गया। देखिए इस जो मार्ग है इसका नाम सिल्क रूट ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं पड़ा? तो चीन का जो रेशम था, चीनी रेशम, है ना, जिसको सिल्क कहते हैं, इसका वहां से निर्यात किया जाता था, पश्चिम के देशों में भेजा जाता था। इसीलिए यह इतना फेमस था कि उसी के नाम पर इन मार्गों का नाम पड़ गया रेशम मार्ग। ठीक है। और इन मार्गों से क्या होता था? व्यापार, आना जाना करते थे लोग, है ना, हर तरह का, जैसे मैंने अभी पहले बताया, व्यापार, तो पूंजी, श्रम, जो लोग आते जाते इतना थे तो यही मार्गों का प्रयोग करते थे। तो क्या सिर्फ व्यापार भी जाते थे, है ना? अब प्रश्न आता है, क्या सिल्क रूट का प्रयोग सिर्फ व्यापारी ही करते थे? जैसे मैंने कहा कि व्यापार के लिए होता था यहाँ से, है ना। तो क्या सिर्फ व्यापारी इसका प्रयोग करता था? तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ व्यापारी ही नहीं करते थे, बहुत बल्कि बहुत सारे, जैसे ईसाई मिशनरी, है ना। ईसाई मिशनरी अपने धर्म का प्रचार के लिए, या आप देखेंगे कि पश्चिम के देशों से पूर्व यानी पूर्वी देशों की ओर, हमारी ओर, हमारे देशों की ओर जो आए, है ना, तो ये ईसाई मिशनरी भी उसी मार्गों का प्रयोग करके आए, वही। ठीक है। बाद में अगर हम बात करें, उसके बाद जब मुस्लिम धर्म का उदय हुआ, तो मुस्लिम उपदेशक भी जो यहाँ आए भारत या और भी देशों में पहुंचे, तो वह भी इन्हीं रेशम मार्गों का प्रयोग करके, सिल्क रूटों का प्रयोग करके पहुंचे। उसी तरह उससे पहले की बात करें, अगर इन दोनों से पहले, तो भारत में बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था, और देखेंगे कि बौद्ध धर्म भारत से दुनिया के अलग अलग देशों में फैला। तो वो कैसे फैला? तो इन्हीं चीन मार्गों की वजह से, है ना। बौद्ध धर्मावलंबी जो थे, बौद्ध भिक्षु, वो प्रचार करने जाते थे। तो यह सभी लोग आध्यात्मिक पूर्ति व शांति के लिए तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रेशम मार्ग का प्रयोग करते थे। यानी कि व्यापारी लोग तो करते थे, इसके साथ ईसाई मिशनरी, मुस्लिम उपदेशक, बौद्ध भिक्षु, ये सभी लोग क्या करते थे? आध्यात्मिक पूर्ति या शांति के लिए, यह अलग अलग संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए भी रेशम मार्ग का प्रयोग करते थे। रेशम मार्ग दुनिया के सुदूर हिस्सों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने का एक अच्छा उदाहरण था, है ना, या है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग देखें। अब हम लोग चलते हैं रेशम मार्ग के बाद, दूसरा जो आपका दिया हुआ, भोजन की यात्रा, स्पगेटी और आलू, है ना। स्पगेटी है, आलू है, पास्ता है, नूडल्स है, ये बहुत सारे हैं। तो भोजन की यात्रा, देखिए यहाँ क्वेश्चन, क्या लोग इतनी लंबी यात्राएं बिना भोजन के कर सकते थे? है ना। क्योंकि लोग तो यात्रा करते थे यहाँ से वहां तक, बहुत दूर, क्योंकि आज आधुनिक समय में हमारे पास कम्युनिकेशन, संचार के बहुत सारे साधन हैं कि हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते। लेकिन पहले के समय में इतना कम्युनिकेशन नहीं था। आप अपने दादा परदादा से सुने होंगे कि यहाँ से दूर दूर यात्राएं वो लोग पैदल या बैलगाड़ी में करते थे, या घोड़ा गाड़ी या घोड़े में, है ना। तो ज्यादा समय लगता था। तो इतनी लंबी यात्राएं जब करते थे, तो वो क्या कर सकते थे? बिना भोजन के कर सकते थे? नहीं ना, तो भोजन जरूरी था। चलिए, तो खैर हम बात करते हैं कि लोग यात्रा करते थे। पहले हम लोग देख चुके थे किन किन चीजों के लिए यात्रा करते थे। यात्रा करने वाले लोगों के साथ साथ भोजन भी यात्रा करता था। देखिए, जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो भोजन भी अपने साथ लेके चलते हैं, है ना। तो उसी तरह से भोजन भी एक जगह से दूसरे जगह गया। जैसे कि आप देखेंगे नूडल्स, जो हम लोग नूडल्स जो खाते हैं, जो चाउमीन वगैरह जो हम लोग आज खा रहे हैं, जो मार्केट में इजिली मिल रहा है, बहुत पसंदीदा है ना। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, कहाँ से ये उत्पन्न हुआ? तो चीन से, और आज हम लोग खा रहे हैं। स्पगेटी ये पश्चिमी देशों में उगला और आज हमारे तक पहुंचा। उसी तरह पास्ता की बात करेंगे, तो पास्ता अरब में उत्पन्न हुआ और यहाँ तक पहुंचा, और भी दुनिया के विभिन्न देशों तक पहुंचा। उसी तरह सिसिली
इटली में, है ना। तो ये सारे चीजें क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह पहुंची। आज अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचे, इससे पहले ऐसा नहीं था। अगर हम इसके बारे में एक चर्चा करेंगे तो यह हम जान सकेंगे कि कैसे आज भी बहुत सारे ऐसे भोजन है या खाद्य पदार्थों हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। जैसे मोमोज, आज हम लोग बड़ी प्यार से खा रहे हैं ना, मोमोज, पिज्जा, बर्गर। तो ये सब कैसे शुरू हुआ? क्या पहले समय में ये सब भोजन था? नहीं था। तो ये भोजन की यात्राएं की हम लोग बात करेंगे और ज्यादा चर्चा करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं बहुत सारे सामान्य खाद्य पदार्थ जो आज हम लोग बड़ी प्यार से खाते हैं। जैसे आलू। आलू को तो आज हर सब्जियों के साथ मिला देते हैं, है ना। सब्जियों का हर सब्जी में मिला देते हैं आलू। कहते हैं ना, जब तक आलू ना हो तो कैसे होगा। तो इन आलू का बात कर रहे हैं हम। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, अभी, है ना, टमाटर, शकरकंद, मिर्च। तो एक समय ऐसा था कि हम इन खाद्य पदार्थों से हम परिचित नहीं थे, है ना। एक समय ऐसा था कि आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, शकरकंद, मिर्च, इन चीजों से हम परिचित नहीं थे। तो परिचित हम कैसे हुए, है ना। तो परिचित हुए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कहाँ गए? गलती से वो कहाँ पहुंच गए? क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिका। तो दोस्तों, आप इस YouTube चैनल को स्टडी विद तैयब को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जैसे मैंने बात किया, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, शकरकंद, मिर्च, इन चीजों का शुरू में हमारे पास जानकारी नहीं थी। तो कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, ये निकले थे भारत की खोज में, लेकिन गलती से ये कहाँ पहुंच गए? अमेरिका। और अमेरिका का मतलब यहाँ उस समय के अमेरिका के मतलब है कि दक्षिणी पूर्वी जो भी है सब मिला जुला के, है ना। अमेरिकी महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो पहुंचे, और जब वहां पहुंचे तो अमेरिका में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, यानी कि वहाँ बहुत सारे लोग बहुत तरह की फसलें उगाते थे। और अमेरिका ये कब पहुंचे? तो 16वीं सदी में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचे। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे वो फसलें उगाया करते थे। ठीक है। और उन खाद्य पदार्थों के वहाँ के मूल निवासी करते थे, जिसको जब क्रिस्टोफर कोलंबस वहां पहुंचे, वहां से जाने, तो इन सारी चीजों को यूरोप और बाकी देशों को पता चला। जैसे दोस्तों, कि जब तक अमेरिका का खोज नहीं की गई थी, है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा जब तक अमेरिका की खोज नहीं की गई थी, तब तक अमेरिका दुनिया से अलग थलग कटे हुआ था। उसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं था कि दुनिया में अच्छा वह भी देश है, अमेरिका भी है, इसकी जानकारी ही नहीं थी। तो जब खोज किया 16वीं सदी में, उसके बाद यह पता चला। ठीक है। आगे हम लोग और देखते हैं। तो क्या हुआ जब अमेरिका का खोज किया, जैसे आलू वगैरह वहां से पता चला, और वो कहाँ आ गया? यूरोप आ गया, यूरोप में, है ना। तो यूरोप में आ गया तो बहुत सारे आलू के आगमन से यूरोपीय लोग बेहतर खाने लगे और लंबे समय तक जीवित रहने लगे। देखिए, जहाँ पे खाने की कमी था तो आलू का प्रोडक्शन ऐसा था कि हर चीज में मिला दो और अच्छे से आधा अच्छा खाने लगे। इसी के बारे में एक चीज आप देखेंगे, आयरलैंड के बारे में जो आपकी किताब में दिया गया है, कि आयरलैंड के लोग जब आलू के बारे में जाने तो इतना ज्यादा आलू की खेती करते थे, वो दूसरी चीजों की खेती कम और आलू की खेती ही करते थे, है ना। आयरलैंड के लोग क्या करते थे? सिर्फ आलू की ही खेती करते थे, बहुत ज्यादा। और ऐसे में क्या हुआ कि जब आलू की खेती करते थे, एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे आलू के फसल में बीमारी आ गया, है ना, जिसके वजह से पूरा फसल खराब हो गया। पूरा फसल खराब हो गया तो 1845 से 1849 के समय की हम बात कर रहे हैं। जब फसल खराब हो गया तो आलू का पैदावार नहीं हुआ, और आलू का पैदावार नहीं हुआ तो वहां अकाल पड़ गया, है ना, जिसको कहते हैं आयरिश आलू अकाल। आयरिश आलू अकाल या आयरिश अकाल, है ना। और इस अकाल का प्रभाव क्या हुआ कि लगभग 10 लाख लोग भूखमरी से मारे गए। तो यही कहते हैं कि यूरोपियंस को यह पता ही नहीं था
कि ये आलू लाखों लोगों की मौत का कारण बनेगा। आप देख सकते हैं कि जैसे आयरलैंड में हुआ, लगभग 10 लाख लोग मारे गए, है ना, क्योंकि उनको ये चीज वहां पे हुआ था, आलू अकाल। आगे हम लोग देखते हैं और क्या होता है कि 1840 के मध्य यूरोप के लोग आलू पर इतने अधिक निर्भर हो गए कि वह अपने खेतों में केवल आलू की फसल उपजाते थे। जैसे आयरलैंड की हम बात बताएं कि आयरलैंड यूरोप का एक देश है जहाँ पे क्या होता था कि इतने ज्यादा वहां पे इस पे निर्भर हो गए आलू पे कि लोग ज्यादा से ज्यादा आलू की ही खेती करते थे। लेकिन 1840 में बीमारी के कारण आलू की फसल बर्बाद हो गई, है ना। और जब बर्बाद हो गई तो क्या हुआ देख रहे हैं दोस्तों आप। और 1845 से 1849 के बीच आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोग, है ना, फसल बर्बाद होने से भुखमरी के कारण मारे गए। इससे दुगने लोग काम की तलाश में घर छोड़कर दूसरे इलाके चले गए। इसीलिए इसको महान आयरिश अकाल कहते हैं या आलू अकाल, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताए, है ना। तो ये सारे चीजें हम लोग देखें। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है विजय, बीमारी और व्यापार, है ना। अगला जो टॉपिक आपका है वह है विजय, बीमारी और व्यापार। ठीक है। यूरोपियन ने 16वीं शताब्दी में समुद्री मार्ग से एशिया और अमेरिका की खोज की, जिससे व्यापार आसान हो गया। देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस आप देखेंगे कि उसने बहुत सारे अमेरिका वगैरह की खोज की, है ना, और ये समुद्री मार्ग से खोज की। तो बहुत सारे यूरोपीय यहाँ से अमेरिका की खोज की, जिससे क्या हुआ, व्यापार और ज्यादा आसान हो गया समुद्री मार्गों से, क्योंकि कम समय में और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा पहुंचने लगे। और जब ये लोग वहां पहुंचे, जैसे अमेरिका पहुंचा और अमेरिका के खाद्य भंडार के बारे में जाने, अमेरिका के फसलों के बारे में जाने, और वहाँ के जो क्या बोलते हैं खनिज पदार्थ, खनिजों के बारे में जाने, जिसको आके यूरोप में आके इसकी चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी, है ना। यूरोप में इसकी बहुत ज्यादा जब चर्चा होने लगी तो यहाँ के लोग किधर चलना शुरू कर दिए, अमेरिका की ओर। खैर, बात कर रहे थे यहाँ। तो 16वीं सदी के मध्य तक आते आते यूरोपियन ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका की ओर चल दिए का मतलब है अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, है ना, क्योंकि वहां की बहुत सारे धन दौलत के बारे में इनको पता चला था यूरोपियों को, इससे पहले उनको पता नहीं था। इसीलिए इन किंवदंतियों के कारण, जैसे कि अमेरिका के जो पेरू, मेक्सिको के में जो मौजूद खाने हैं और वहां से निकलने वाली कीमती धातुएं, यूरोप की संपत्ति को बढ़ाया जा सकता है उससे, यह लोग सोचने लगे। ठीक है। और 17वीं शताब्दी तक अमेरिका की समृद्धि का एकदम पूरा प्रचार यूरोप में होने लगा। और इससे प्रभावित होकर ये वहां तक यह भी कहने लगा कि एल डोराडो, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, एल डोराडो एक शहर, इसका मतलब है कि सोने का शहर। एल डोराडो का मतलब क्या है, सोने का शहर। उसी तरह चांदी वगैरह कीमती वहां पे क्या था, धातुएं थी। ठीक है। तो इन सब बातों से यूरोप वासी क्या हो गए, बहुत प्रभावित हुए। और बहुत प्रभावित हुए तो ये ज्यादा से ज्यादा लोग किधर, होड़ मच गया अमेरिका की ओर जाने के लिए, और अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। तो वही कह रहे हैं कि 16वीं सदी के मध्य तक आते आते यूरोपीय ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। आगे और हम लोग देखेंगे कि 16वीं सदी के मध्य तक आते आते यूरोपीय ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये हुआ कैसे, उपनिवेश बनाया कैसे। देखिए, जब पुर्तगाल और स्पेन, है ना, पुर्तगाल और स्पेन के सैनिकों और वहां के लोगों ने जब सुना और वो अमेरिका की ओर दौड़ा अमेरिका को उपनिवेश बनाने के लिए, तो अमेरिका में भी तो पहले से लोग थे। खैर, जब ये लोग अपने जहाजी बेड़ा और इस सब को लेके गया, तो अमेरिका को बनाने के लिए कोई बड़ी हथियार का या बड़ी सेना का प्रयोग नहीं किया। वहां को जैसे उपनिवेश या गुलाम बनाने के लिए अमेरिका को कोई बड़ी सेना का इस्तेमाल इन लोगों को नहीं करना पड़ा। ठीक है। और ना ही कोई शक्तिशाली हथियारों का प्रयोग किया। लेकिन फिर भी ये लोग अमेरिका को जीत लिया, तो कैसे। तो जब स्पेन और पुर्तगाल के सैनिक वहां अमेरिका पहुंचे और सैनिक अधिकारी वगैरह जब अमेरिका पहुंचे, तो उनके साथ एक नया चीज गया, वो था चेचक की बीमारी। क्या गया, चेचक की बीमारी। और इस चेचक की बीमारी से, चूंकि अमेरिका आज तक दुनिया से अलग थलग था, इसीलिए
अमेरिका के लोगों में चेचक से लड़ने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, जिस कारण से ये चेचक की बीमारी वहां महामारी की तरह फैला और पूरे के पूरे समुदायों को नष्ट कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ कि अमेरिकी, पुर्तगाली और स्पेनिश सैनिकों को आसानी से जीत हासिल हो गई। देखिए, लाखों साल से दुनिया से अलग अलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। ठीक है, और जब बीमारी पहुंचा तो महामारी के रूप ले लिया। ठीक है, फलस्वरूप नए स्थान पर चेचक बहुत खतरनाक साबित हुई और एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे, वहां के लोग भी इसके चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर डाला। इस तरह पुर्तगाली और स्पेनिश सेना की जीत का रास्ता आसान होता चला गया और अमेरिका को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। आगे और हम लोग देखते हैं, अभी यहीं पे यूरोप की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 19वीं शताब्दी तक, है ना, 19वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप यानी कि ब्रिटेन और यूरोप की जनसंख्या काफी बढ़ गई, है ना। 19वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। यूरोप की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ जब जनसंख्या बढ़ी तो और क्या बढ़ेगा, गरीबी और भुखमरी भी बढ़ेगा। तो गरीबी और भुखमरी भी बढ़ते जा रही थी, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या को ज्यादा खाद्यान्न की जरूरत है, खाद्य पदार्थों की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ी, गरीबी और भुखमरी बढ़ी। उसके साथ और क्या था, धार्मिक टकराव। धार्मिक टकराव दोस्तों, वहां पे जो ईसाई धर्म जो थे, प्रोटेस्टेंट है ना, कैथोलिक, इनमें जो आपसी टकराव, धार्मिक टकराव तरह तरह के जब होने लगे, तो यहाँ के लोग भी यहाँ से दूसरे जगह जाने की सोचने लगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह और एक चीज क्या था, बीमारियों का बोलबाला था। क्या था, यूरोप में बीमारियों का बोलबाला। इन सब चीज से बचने के लिए 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी, बीमारियों का बोलबाला था, धार्मिक टकराव आम थी, है ना। इस वजह से हजारों लोग यूरोप छोड़कर कहाँ जाने लगे, अमेरिका में जाकर बसने लगे। यूरोप छोड़कर कहाँ जाने लगे, तो अमेरिका में जाकर बसने लगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका अगला जो है दिया हुआ है, इसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी में, है ना, विश्व अर्थव्यवस्था को उदय, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं पे धन्यवाद। आप इस वीडियो में बने रहें, इस चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक कीजिए। ओके, धन्यवाद।